नमस्कार। आपको वो घटना याद है जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया को जैसे रोक सा दिया था? हाँ, थाईलैंड वाली। हाँ, थाईलैंड में वो थाम लुआंग गुफा। बच्चे और उनके कोच जो फंस गए थे। ओहो हाँ, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी वो। बिल्कुल। और उन अंधेरी पानी भरी सुरंगों में जो बचाव दल गया था, उनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। उसी बचाव अभियान के एक हीरो डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस, जो पेशे से एनेस्थेटिस्ट हैं, मतलब ऑपरेशन के दौरान मरीजों को बेहोश करने वाले डॉक्टर जी। और साथ ही एक बहुत अनुभवी गुफा गोताखोर भी हैं। उन्होंने जोखिम लेने की कला पर एक किताब लिखी है। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। द आर्ट ऑफ रिस्क, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग रिस्क टेकर्स। डॉक्टर हैरिस उस थाई बचाव अभियान के बिल्कुल केंद्र में थे। आपको पता है, उन्होंने ही बच्चों को बेहोश करके बाहर निकालने की वो योजना बनाई थी। अच्छा। और उसे अंजाम दिया। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। तो जब वो जोखिम की बात करते हैं तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं होती, वो असल अनुभव होता है। हाँ, अपनी जान पर खेलकर सीखा हुआ अनुभव होता है। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब से निकले विचारों और सीखों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल सारांश है और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि फ्री सोलो पर्वतारोही, मतलब वो लोग जो बिना रस्सी के सीधी चट्टानों पर चढ़ जाते हैं, हाँ, या बेस जंपर, हाँ, या बेस जंपर जो ऊंची इमारतों या पहाड़ों से कूदते हैं, कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। हमारा मकसद है उनकी सोच के पैटर्न को समझना। वो तैयारी कैसे करते हैं, हाँ, तैयारी कैसे करते हैं, डर और अनिश्चितता का सामना कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनकी इस सोच से, उनके तरीकों से हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जोखिम तो हम सब लेते हैं, शायद इतने बड़े नहीं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो होते हैं। करियर बदलना, कोई नया काम शुरू करना, किसी से अपने दिल की बात कहना, ये सब भी तो जोखिम ही है। बिल्कुल। तो क्या इन ऊंचे दाव वाले खेलों के महारथियों से हम कुछ सीख सकते हैं? तो चलिए इस सोच की तहों में उतरते हैं। अब सबसे पहले तो किताब इस आम धारणा को तोड़ती है कि जोखिम का मतलब सिर्फ खतरा या नुकसान होता है। हैरिस कहते हैं कि जोखिम असल में 3 चीजों का मिश्रण है। अनिश्चितता, मतलब पक्का नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है। संभावित नुकसान, अगर चीजें गलत हुई तो। हाँ। और साथ ही संभावित इनाम भी, अगर सब ठीक रहा तो। अच्छा, इनाम भी। हाँ, और ये इनाम सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि संतुष्टि, अनुभव या किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी हो सकता है। ये समझना कि दांव पर क्या लगा है, फायदे और नुकसान दोनों तरफ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और किताब में सिर्फ पर्वतारोहियों या गोताखोरों की ही बात नहीं है। इसमें खतरनाक लहरों पर सर्फिंग करने वाले, हाँ, गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले, ड्रैग रेसिंग करने वाले, यहाँ तक कि सैन्य और बचाव कर्मियों के भी अनुभव शामिल हैं। अच्छा। हर किसी के लिए जोखिम का पैमाना और इनाम अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, उन्होंने नतीजों के बारे में गहराई से सोचा है। और यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? हैरिस जिन लोगों से मिले, उनमें से कोई भी खुद को लापरवाह या एड्रेनालिन का भूखा नहीं मानता। अच्छा, ये तो अजीब है। हाँ, वो खुद को बेहद सावधान, तैयारी करने वाला मानते हैं। वो कहते हैं कि बाहर से देखने वालों को शायद ये पागलपन लगे, लेकिन उनके लिए ये सालों की ट्रेनिंग, अभ्यास और हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब किताब लगाने का नतीजा है। ये पॉइंट बहुत अहम है। जोखिम कितना बड़ा है, ये देखने वाले की नजर और उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। सही बात है। जो चीज एक आम इंसान के लिए मौत का बुलावा देने जैसी है, वही चीज किसी ट्रेंड व्यक्ति के लिए एक सोची समझी चुनौती हो सकती है। हैरिस बताते हैं कि ये लोग रिस्क को कम करने पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि अपने लक्ष्य को हासिल करने पर। उनकी नजर में जोखिम का असली मतलब है अनियंत्रित खतरा, और उनकी पूरी कोशिश इसी अनियंत्रित हिस्से को कम करने की होती है। और ये तैयारी कोई मतलब 1-2 हफ्ते की नहीं होती होगी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बताती है कि ये लोग अपनी कला या खेल में महारत हासिल करने के लिए हजारों घंटे लगाते हैं। हजारों घंटे? हाँ, और वो छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं, धीरे धीरे मुश्किलों का लेवल बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि शून्य जोखिम से सीधे सबसे बड़े जोखिम पर कूद गए। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, उनकी तैयारी में क्या क्या शामिल है देखिए। शारीरिक फिटनेस तो है ही, वो तो जरूरी है। साथ में खास स्किल्स, अपने माहौल की, चाहे वो पहाड़ हो, पानी हो या हवा, उसकी गहरी समझ, सही उपकरणों का चुनाव और उनकी जांच। और सबसे जरूरी, हमेशा 1-2 बल्कि 3 बैकअप योजनाएं तैयार रखना। 3 बैकअप प्लान? जी। थाई गुफा बचाव का ही उदाहरण लें। डॉक्टर हैरिस को बच्चों को बेहोश करके पानी के अंदर से बाहर निकालने के लिए कहा गया।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल नया था ये। उन्होंने फौरन हाँ नहीं कहा। उन्होंने पहले अपनी टीम के साथ अभ्यास किया, अलग अलग दवाओं के असर को परखा, पानी के अंदर बेहोश व्यक्ति को संभालने की तकनीक विकसित की। अच्छा। उन्होंने सबसे खराब स्थितियों की कल्पना की। अगर दवा का असर ज्यादा हो गया तो, अगर मास्क लीक हो गया तो, हर क्या होगा अगर के लिए एक योजना बनाई गई। वाह, यही है वो तैयारी जिसकी बात हो रही है। तो ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं है। हाँ, दिमाग का खेल कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। शारीरिक क्षमता तो नींव है, लेकिन असली इमारत मानसिक अनुशासन की है। इसमें विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण एक बड़ा हिस्सा है। मतलब अपनी आंखों के सामने पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखना। अच्छा, जैसे मन में ही पूरी फिल्म चला लेना। हाँ, बिल्कुल। हर कदम, हर हरकत, और सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि संभावित गड़बड़ियों का भी। गड़बड़ियों का भी? ये कैसे? इसे प्री मॉर्टम भी कहते हैं। मतलब काम शुरू करने से पहले ही सोचना कि ये कैसे कैसे फेल हो सकता है, ताकि उन कमजोरियों को पहले ही दूर किया जा सके। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब असफलता के बारे में पहले से सोचना, ताकि असल में असफल ना हो। हाँ, और इसके साथ ही मानसिक दृढ़ता बनाना, दबाव में शांत रहना, भावनाओं को काबू में रखना, और जब चीजें प्लान के मुताबिक न जाएं, तब भी फोकस बनाए रखना, अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। बिल्कुल, और उसके लिए तैयार रहना। कुछ लोग इसके लिए खास रस्में या चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चेकलिस्ट? जैसे पायलट करते हैं? हाँ, वैसा ही। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दिमाग को शांत करने और ये पक्का करने का तरीका है कि कोई भी जरूरी कदम छूट न जाए। अच्छा। ये दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर ले जाने जैसा है, ताकि तनाव में गलती की गुंजाइश कम हो। समझ गई। तो तैयारी हो गई, मानसिक अनुशासन भी आ गया, लेकिन फिर वो पल आता है जब फैसला लेना होता है कि क्या ये जोखिम उठाने लायक है, क्या अब आगे बढ़ना है या यहीं रुक जाना बेहतर है। मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल हिस्सा होगा। आप सही कह रही हैं। यहीं पर साहस और मूर्खता के बीच की वो महीन रेखा होती है ना, उस पर चलना होता है। हाँ। किताब इस बात पर जोर देती है कि समझदार जोखिम लेने वाले खतरे को नजरअंदाज नहीं करते, वो उसका सम्मान करते हैं। हाँ। वो अपनी सीमाओं को जानते हैं और मौसम, हालात या अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करते हैं। लेकिन ये फैसला लेना कितना मुश्किल होता होगा। सोचिए, आपने इतनी तैयारी की हो, इतना समय और ऊर्जा लगाई हो, हाँ। पीछे हटने का फैसला लेना तो एक तरह से कमजोरी जैसा लग सकता है। हाँ, समाज अक्सर इसे ऐसा ही देखता है, लेकिन हैरिस और उनके जैसे लोग मानते हैं कि सही समय पर नहीं कहना या पीछे हट जाना आगे बढ़ने से भी ज्यादा साहस का काम हो सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि आपका अहंकार आपके विवेक पर हावी नहीं हुआ। इसके लिए अनुभव चाहिए, स्थिति को पढ़ने की क्षमता चाहिए, और हाँ, विनम्रता भी चाहिए ये स्वीकार करने की कि आज का दिन सही नहीं है या आप अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। मतलब ये जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। हाँ, यही असली महारत है। और ये निर्णय लेने की क्षमता आती कहाँ से है? सिर्फ अनुभव से या कुछ और भी है? अनुभव तो है ही, खासकर अपनी पिछली गलतियों से सीखना और दूसरों की गलतियों से भी। हाँ। लेकिन इसके साथ ही लगातार आत्म मूल्यांकन करना। क्या मैं वाकई तैयार हूं? क्या मैंने किसी चीज को अनदेखा तो नहीं कर दिया? और अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। अच्छा। कई बार अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ ठीक नहीं है। उसे नजरअंदाज ना करना भी इस क्षमता का हिस्सा है। थाई बचाओ में भी अगर हैरिस को लगता कि ये योजना काम नहीं कर सकती, तो वो पीछे हट सकते थे, भले ही दुनिया भर का दबाव था। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए फैसला हो गया कि आगे बढ़ना है, अब डर का क्या करें? क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? डर? अरे बिल्कुल लगता है। हैरिस खुद मानते हैं कि उन्हें भी डर लगता है। तो फिर? किताब कहती है कि डर एक स्वाभाविक और जरूरी भावना है। यह हमें खतरे से आगाह करती है। फर्क इस बात में कि आप डर के साथ करते क्या हैं। क्या आप उसे खुद पर हावी होने देते हैं या उसे एक सूचना के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो डर को दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे स्वीकार करना है, समझना है कि डर क्यों लग रहा है। अच्छा। और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल अपने फैसले और तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए करना है। डर को पंगु बनाने वाली ताकत बनने से रोकना है। इसके लिए कोई तरीके हैं? किताब में जिक्र है। हाँ, कई तकनीकें हैं, जैसे गहरी सांस लेने की तकनीकें जो शारीरिक तनाव को कम करती हैं। ओके। ध्यान या माइंडफुलनेस जो दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने में मदद करता है। वही मानसिक पूर्वाभ्यास जो अनजानी स्थिति को जानी पहचानी बना देता है। हाँ, वो तो है ही। और एक बहुत कारगर तरीका है नतीजे के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। ये कैसे?
यानी ये सोचने के बजाय कि क्या होगा अगर मैं गिर गया, डूब गया, फेल हो गया। हाँ। इस पर ध्यान देना कि अगला सही कदम क्या है। छोटे छोटे कदमों पर फोकस करने से बड़ा डर काबू में आ जाता है। अच्छा, ये बढ़िया है। ये सब मिलकर रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन बनाने में मदद करता है, जो हमें झटकों से उभरने और आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। और जाहिर है, हर बार सफलता नहीं मिलती होगी, गलतियां होती होंगी, लोग असफल होते होंगे। बिल्कुल। कभी कभी तो बाल बाल बचते होंगे। ये तो इस खेल का हिस्सा है। किताब कहती है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप गिरे या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि आप गिरने के बाद करते क्या हैं। क्या आप रुककर ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं कि क्या गलत हुआ? क्या आप उस सीख को अपनी अगली कोशिश में शामिल करते हैं? क्या आप अपनी रणनीति बदलते हैं? या फिर आप हार मान लेते हैं? हाँ, या ज्यादा डर जाते हैं, या शायद गुस्से में और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही लचीलापन, रेजिलियंस काम आता है। हाँ, और रेजिलियंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप में पैदाइशी होती है। ये समय के साथ बनती है, असफलताओं का सामना करके, उनके बारे में खुद से और दूसरों से ईमानदारी से बात करके, अपनी कमियों को स्वीकार करके और लगातार सीखते रहने और सुधार करते रहने की मानसिकता अपनाकर। मतलब हर गलती एक सबक है। बिल्कुल। ये मानना कि हर असफलता या नजदीकी चूक एक डेटा पॉइंट है, एक सबक है जो आपको भविष्य में बेहतर बनाएगा। अब तक हमने ज्यादातर उन लोगों की बात की जो शारीरिक तौर पर बहुत बड़ा जोखिम उठाते हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस किताब का असली मकसद शायद ये बताना है कि इन सब बातों से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो एक आम इंसान के लिए जो न पहाड़ चढ़ता है, न गुफाओं में गोता लगाता है, इन सब बातों का क्या मतलब है? यही तो किताब का निचोड़ है। तर्क यह है कि भले ही हमारे दांव उतने ऊंचे ना हों, लेकिन जोखिम लेने के पीछे की जो मानसिकता है, वो तैयारी, आकलन, साहस, डर का प्रबंधन, असफलता से सीखना, वो हर जगह लागू होती है। हर जगह। जैसे सोचिए, करियर बदलने के बारे में, क्या इसमें अनिश्चितता नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। संभावित नुकसान जैसे स्थिर नौकरी छूटना, और संभावित इनाम जैसे ज्यादा संतुष्टि वाला काम मिलना। हाँ, ये तो है। या कोई नया क्रिएटिव काम शुरू करना, जैसे लिखना या पेंटिंग करना, उसमें भी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। सही कहा। क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी? या किसी रिश्ते में निवेश करना, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, या ऑफिस में किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना जो शायद पॉपुलर ना हो लेकिन नैतिक रूप से सही हो। हाँ, ये भी एक जोखिम है। या फिर अपनी बचत को कहीं निवेश करना। ये सब अलग अलग तरह के जोखिम हैं, और इन सभी स्थितियों में हैरिस की किताब में बताई गई सोच काम आ सकती है। तो क्या किताब ये कह रही है कि हम सबको ज्यादा जोखिम लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि ये कहती है कि हमें सोच समझकर नपा-तुला जोखिम लेना सीखना चाहिए। अच्छा, सोच समझकर। हाँ, हैरिस की सलाह है कि अपने कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर निकलें। धीरे धीरे। हाँ, छोटे छोटे कदम उठाएं जिनसे थोड़ी घबराहट हो, लेकिन जो आपको कुछ नया सीखने या अनुभव करने का मौका दें। एकदम से गहरी खाई में कूदने की जरूरत नहीं है, लेकिन किनारे पर खड़े रहकर देखने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे अपनी जोखिम सहने की क्षमता, जिसे रिस्क टॉलरेंस कहते हैं, उसे बढ़ाएं। और इसमें जिम्मेदारी का पहलू भी अहम है ना, खासकर जब हमारे फैसलों का असर दूसरों पर पड़ता हो, जैसे परिवार पर या टीम पर। बहुत ज्यादा अहम। किताब इस बात पर जोर देती है कि जिम्मेदार जोखिम प्रबंधन में सिर्फ अपना फायदा देखना नहीं, बल्कि दूसरों पर पड़ने वाले असर का भी ध्यान रखना शामिल है। अपनी टीम, परिवार, समाज, यहाँ तक कि पर्यावरण पर नहीं। क्या आपकी बैकअप योजनाएं सिर्फ आपके लिए हैं, या उनमें दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है? सही बात है। क्या आप जरूरत पड़ने पर मदद मांगने या दूसरों की सलाह सुनने को तैयार हैं? अच्छे जोखिम लेने वाले अक्सर बहुत सहयोगी होते हैं, अकेले हीरो नहीं। ये अच्छी बात कही आपने। किताब में कुछ खास मानसिक लक्षणों का भी बार बार जिक्र आता है जो कामयाब जोखिम लेने वालों में पाए जाते हैं। क्या आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, कुछ पैटर्न तो दिखते हैं। पहला है जिज्ञासा, दुनिया को, अपनी क्षमताओं को और क्या संभव है इसे जानने की गहरी इच्छा। जानने की इच्छा। दूसरा है अज्ञात के प्रति सम्मान, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते और खतरे को कभी कम नहीं आंकना। विनम्रता, हाँ, कुछ हद तक। तीसरा है धैर्य और दृढ़ता, ये समझना कि महारत रातों रात नहीं आती, इसके लिए लगातार मेहनत और अभ्यास चाहिए। लगातार कोशिश। चौथा है एक स्पष्ट लक्ष्य या प्रेरणा, एक मजबूत क्यों जो जोखिम उठाने को सार्थक बनाता है। ये सिर्फ रोमांच के लिए नहीं होता,
अक्सर किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। कोई बड़ा मकसद। जी। और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है विनम्रता। ये जानना कि आपकी सफलता में भाग्य और बाहरी कारकों का भी हाथ होता है, और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। ये सब सुनने के बाद तो जोखिम लेने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये कोई अंधा जुआ नहीं लगता, नहीं, बल्कि एक सोची समझी विकसित की जा सकने वाली कला या कौशल जैसा लगता है। बिल्कुल। ये तैयारी, आत्मजागरूकता, निर्णय क्षमता, भावनात्मक संतुलन और लगातार सीखने की प्रक्रिया का एक मिश्रण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और कुछ मुख्य सबक निकालें जो कोई भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर सकता है, तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला तो यही कि आप जो भी जोखिम लेने की सोच रहे हैं, उसमें दांव पर क्या लगा है, इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझें। क्या मिल सकता है, क्या जा सकता है, हाँ, और क्या ये वाकई इसके लायक है? बिल्कुल। दूसरा, पूरी तैयारी करें, जितनी संभव हो सके। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। जानकारी जुटाएं, कौशल विकसित करें, अभ्यास करें, सबसे खराब स्थितियों की कल्पना करें और उनके लिए योजना बनाएं। तैयारी आत्मविश्वास देती है। हाँ, लापरवाही नहीं। तीसरा, जैसा मैंने कहा, छोटे प्रबंधनीय जोखिमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को फैलाएं। हर अनुभव से सीखें और अपनी क्षमता का आकलन करते रहें। क्या था? मानसिक लचीलापन या रेजिलियंस विकसित करें। डर और अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें, भावनाओं को प्रबंधित करें। हाँ। और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि अंत के रूप में। बिल्कुल। पांचवां, अपने आसपास के माहौल और संदर्भ के प्रति हमेशा जागरूक रहें। हालात बदलते हैं और आपको उनके अनुसार ढलना होगा। जिद्दी बने रहना खतरनाक हो सकता है। छठा, पहचाने कि कब पीछे हटना है या नहीं कहना है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक हो सकता है। हाँ, बहुत जरूरी है ये। सातवां, अपने फैसलों पर, चाहे वो सफल रहे हों या असफल, विचार करें और उनसे सीखें। क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, इस सीख को भविष्य के लिए नोट करें। और आठवां, जोखिम का इस्तेमाल विकास के लिए करें, न कि सिर्फ रोमांच के लिए। सोच समझकर उठाया गया जोखिम आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने, नए रास्ते खोजने और एक ज्यादा भरपूर जीवन जीने में मदद कर सकता है। ये वाकई बहुत व्यवहारिक और गहरे सबक है। सिर्फ सुनने में ही नहीं, बल्कि अमल में लाने लायक लगते हैं। अंत में श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सोच समझकर जोखिम उठाने की क्षमता सिर्फ हमें आगे बढ़ने या लक्ष्य हासिल करने में ही मदद नहीं करती, बल्कि ये हमें खुद को और दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने का एक जरिया भी देती है। अच्छा। जब हम अपनी सीमाओं को परखते हैं, डर का सामना करते हैं और अनिश्चितता में कदम रखते हैं, तो शायद हम अपनी असल ताकत, अपनी कमजोरियों और जीवन में जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, उनके बारे में कुछ नया सीखते हैं। अपनी जोखिम लेने की भूख और क्षमता का ईमानदारी से आकलन करना शायद खुद को बेहतर जानने की दिशा में एक अहम कदम हो।